Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. Today I take a class on miscellaneous problem for SBI PO prelims. हम सब जानते हैं SBI PO prelims में 10 to 15 क्वेश्चन miscellaneous टॉपिक से आता है। तो इस टॉपिक को कैसे हम कॉमन बना सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो आज हम देखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है SBI PO एस्पिरेंट के लिए। तो सेशन को शुरू करते पहले क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। देखो पहले जो क्वेश्चन दिया है वो टैप एक्स कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट। बोला क्या गया है, टैप एक्स एक तो टैंक को फिल करते हैं 12 मिनट्स पर। टैप वाई कैन फिल द सेम टैंक, टैप वाई सेम टैंक को फिल कर रहा है 15 मिनट्स पर। बोल दिया गया अनदर टैप जेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 मिनट्स। अनदर जो टाइप है, जो टैप जेट, वो क्या कर रहा है, टैंक को एम्प्टी कर रहा है कितने मिनट्स पर, 10 मिनट्स पर। इफ टैप एक्स एंड टैप वाई आर ओपन, अगर टैप एक्स और टैप वाई ओपन रहता है, आफ्टर 6 मिनट टैप जेट इज ऑल्सो ओपन। 6 मिनट के बाद टैप जेट ऑल्सो ओपन हो। पहले तो 6 मिनट तक कौन सा टैप काम किया है, टैप एक्स और टैप वाई, उसके 6 मिनट के बाद टैप जेट भी काम करना शुरू कर दिया है। और टैप जो जेट काम कर रहा है वो टैंक को एम्प्टी करने का काम कर रहा है। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम टोटल लगेगा और टैंक को फिलअप होने में। तो इसको कैसे करेंगे, देखो किस प्रोसेस इसको करेंगे। टैप पहले, टैप क्या क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। टैप एक्स और वाई क्या है, फिलअप टैंक टैप है, टैंक को फिल कर रहा है। टैप जेड जो है वो टैंक को खाली कर रहा है। तो टैप एक्स कितना मिनट में टैंक को फिल करते हैं, 12 मिनट्स, वाई 15 मिनट्स और जेड 10 मिनट्स। तो दोनों के तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा। टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा, टैंक का कैपेसिटी कितना होगा, 12, 15 और 10 के एलसीएम 60। इस सम को क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा टैप का, तीनों टैप का एफिशिएंसी मिल जाएगा। टैप एक्स का एफिशिएंसी क्या है फिर, 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 5। टैप वाई का एफिशिएंसी है 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4। और टैप जेड का एफिशिएंसी क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 6। ठीक है, पहले 6 मिनट तक टैप एक्स और टैप वाई काम किया है। तो 6 मिनट तक टैप एक्स कितना काम किया है, 30, और टैप वाई कितना काम किया है, 24। टोटल कैपेसिटी कितना है, 60। तो 60 से ये वाला टोटल काम की कितना करा है, 54। तो 60 से 54 माइनस कर दो, कितना आया, 6। जो रिमेनिंग अभी बचा हुआ है इतना काम, तो रिमेनिंग का काम एक्स वाई जेड मिलकर करेगा। एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव फिलअप टैंक है, उसका कैपेसिटी क्या है, 5 और 4 9। 9 से ए वाला एम्प्टी टैंक जो टैंक को खाली कर रहा है, 9 से 6 माइनस कर दो, कितना रहेगा, 3। तो 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। तो टोटल कितना लगेगा टैंक को फिलअप करने में। पहले तो ऑलरेडी 6 मिनट लग रहा था, उसके बाद और भी 2 मिनट लग रहा है, ये वाला 2 मिनट्स। पहले तो 6 मिनट लग रहा था, तो 6 मिनट प्लस 2 मिनट, आंसर आ जाएगा 8 मिनट्स। टोटल टाइम पूछा है इसलिए पहले 6 मिनट भी पकड़ेंगे। अभी जो लग रहा है जब टैप जेट काम करना शुरू किया तो वो भी ऐड हो जाएगा, कितना टाइम में पूरा टैंक फिलअप हो गया। बचा हुआ काम था 6। अब तीनों टैप काम कर रहा था, टैप एक्स और टैप वाई जो कि फिल कर रहा था, टैप जेट खाली कर रहा था, इसलिए टैप जेट का माइनस कर दिए। 5 + 4 9 हो गया, 9 से 6 माइनस कर दिए, जो आ गया 3। दैट 6 मिनट प्लस 2 मिनट, आंसर आ गया 8 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 8 मिनट्स। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper, after allowing two successive discount of 20% and 16 2/3% on the marked price, earn a profit of 25% on selling the book. Find the ratio of cost price to the marked price of a book. क्या बोला है, शॉपकीपर आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ये शॉपकीपर दो तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, कितना परसेंट का, 20% और 16 2/3% का।
ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर। और अर्न कितना किया, अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%, और प्रॉफिट अर्न किया है 25% का ऑन सेलिंग द बुक को सेल कर कर। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमको पूछा है ऑफ द बुक। कैसे, अब देखो कॉस्ट प्राइस हम क्या लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या बोला है, प्रॉफिट है 25%, तो 100 इंटू 125/100 दैट इज 125 सेलिंग प्राइस निकल गया। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 125। अब मार्क प्राइस कितना है 125 इंटू, पहले देखो 20% का डिस्काउंट मिला है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80 ऊपर में 100 चला आएगा, ठीक है, इंटू ये वाला है 16 2/3% का डिस्काउंट। 16 2/3% मतलब क्या है, 16 2/3% मतलब 50/300। तो 50/300 मतलब ऊपर में आएगा 300 मार्क प्राइस और नीचे डिस्काउंट 50 डिस्काउंट मिलकर कितना हुआ 250, नीचे आ जाएगा 250। अगर इसको कैलकुलेशन करते तो क्या आ जाएगा, 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, 25 5 ज़ा 125, 4 2 8, 4 2 ज़ा 8, 4 से काटेंगे तो 4 7 ज़ा 28, 75, তাহলে আর कितना आ रहा है इधर 5 5 ज़ा 25 2, 5 7 ज़ा 35 37 सी 75/2। अब रेशियो पूछा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है, कॉस्ट प्राइस है 100 और मार्क प्राइस है 375/2, तो 2 उधर जाएगा 200:375, तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे 5 से 545 से 75 8 से 45 50, तो आंसर आ जाएगा 8:15, आंसर आ जाएगा 8:15। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे इसको करना है। एक बार फिर बता देते, कॉस्ट प्राइस हम 100 पकड़े तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 25% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। अब बोला है दिया है टू सक्सेसिव डिस्काउंट, एक तो 20% का, एक तो दिया है 16 2/3% का। अगर 20% का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो मार्क प्राइस कितना होगा 100 इंटू 100/80। और जब 16 2/3% डिस्काउंट मिला है, जो कि जिसको अगर करते तो क्या आ जाएगा, इसको अगर इसको परसेंटेज करते तो 50/300, तो 50/300 मतलब नीचे जो मार्क प्राइस होगा होगा क्या होगा 300/250, क्योंकि 50 का डिस्काउंट मिला है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया 375/2 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालने बोला था, जिसका आंसर निकल गया 8:50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे इसको करते हैं। देखो क्या बोला है, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 40% लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्या बोला है, जो अपस्ट्रीम स्पीड है बोट का वो 40% कम है, किससे कम है, डाउनस्ट्रीम स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट का स्पीड क्या होगा स्टिल वाटर पर इफ इट ट्रैवल 75 किमी डाउनस्ट्रीम एंड 90 किमी अपस्ट्रीम इन टोटल 7.5 आवर। अगर वो 75 किमी डाउनस्ट्रीम जाता है और 90 किमी अपस्ट्रीम आता है, अपस्ट्रीम जाता है, तो टोटल टाइम लगता है इसमें 7.5 आवर। तो कितना बोट का स्पीड क्या हो हमको निकालना है, कैसे इसको करेंगे देखते हैं। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट 40% लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम 100 पकड़ते तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 40% कम, जो कि है 60, ठीक है। तो इधर से हमको अगर अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है बी, अच्छा डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड इक्वल्स टू 100, और अपस्ट्रीम मतलब बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड जो कि है 60। तो सी से कट गया 2b इक्वल्स टू 160, बी का वैल्यू क्या आ गया 80, बी का वैल्यू आ गया 80। आप देखो 70, इसको x पकड़ लो,
अच्छा अब देखो 75 किमी डाउन जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, 75 किमी जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और 90 किमी जा रहा है अप स्ट्रीम में। जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तब उसका स्पीड क्या है 100x प्लस 90 किमी आ रहा है जा रहा है अप स्ट्रीम में, तब उसका स्पीड क्या है 60x इक्वल्स टू क्या लग रहा है 7.5 ओवर। ठीक है, तो 60 और 100 का अगर एलसीएम लेते तो क्या आ जाएगा 300। तो अगर 300x इधर आ जाएगा तो 3 5 15, 3 7 20, 3 7 21 22 प्लस इधर आ जाएगा 5 5 9 45 450 इक्वल टू 75/10। तो ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 5 5 प्लस टू 7 और इधर आएगा 4 प्लस टू 6 675/300x इक्वल्स टू 75/10। तो 0 0 कट गया, 75 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 15 से 75, 5 12, 5 13, 5 दिए 3, 5 से 3 से 9। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 9/30, 3 3 से 9, 3 10 से 30, दैट इज 0.3। ठीक है, तो x का स्पीड क्या आ गया 0.3, वैल्यू क्या है 0.3। अब क्या पूछा है, पूछा क्या है बोट का स्पीड पूछा है, बोट का स्पीड क्या है 80x। तो 80x मतलब अब x की जगह 0.3 वैल्यू बैठा दो, तो बोट का स्पीड बोला है, तो बोट का स्पीड क्या होगा 80 इंटू 3/10, आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बोट का स्पीड पूछा था स्टील वाटर में, आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 80x वैल्यू निकला था बी का, इधर से x का वैल्यू निकल गया जो कि 0.3, अगर 80 इंटू 0.3 करेंगे आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। तो पहले हम क्या करें, पहले हम डाउन स्ट्रीम स्पीड पकड़ ली जो कि 100x, उससे हम अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया जो कि 60x। इसके बाद ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद बोट का स्पीड मिल गया 80x। अब देखो क्या बोला था 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है, टोटल टाइम ले रहा है 7.5 आवर्स। अगर 75 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम 100x, 75/100x, और 90 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 60x, तो 90/60x इक्वल्स टू 7.5 और टोटल टाइम लग रहा है तो 75/10। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू निकल गया जो कि 0.3 है। अगर x का वैल्यू निकल गया तो बोट का स्पीड क्या निकला था 80x, तो 80 इंटू 0.3 कर देंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, P इन्वेस्टेड 25% मोर देन Q एंड Q इन्वेस्टेड 20% लेस देन R। P इन्वेस्ट किया है Q से 25% ज्यादा और Q इन्वेस्ट किया है R से 20% कम। If the time period of investment for of all the three in same, अगर टाइम पीरियड सब सेम रहता है एंड द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q, अगर सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड Q रहता है 4050, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ R। मतलब प्रॉफिट शेयर ऑफ R कितना होगा, वो कितना होगा हमको बताना पड़ेगा। देखो क्या है P Q R तीन तो P इन्वेस्ट किया है, अच्छा R इन्वेस्ट किया है 100x, तो Q इन्वेस्ट कितना किया करेगा, Q बोला है 20% कम किया है 100 से, Q बोला है 20% कम किया है, तो Q कम कर कितना करेगा, अगर 100x से 20% कम कर दो तो क्या होगा 80x। अब P कितना किया है, P इन्वेस्ट किया है 25% ज्यादा Q से, तो 80x इंटू 125/100 दैट इज 100x
अब क्या बोला है, इन्वेस्ट द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द थ्री इज सेम। अगर टाइम पीरियड सेम रहता है तो क्या होगा, अगर टाइम पीरियड सब इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम रहेगा तो क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो की इक्वल होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ रहा है कि कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है 100x 80x और 100x का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5:4:5। अब क्या बोला है, इफ द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 4050, सम ऑफ प्रॉफिट, ये वाला पी है क्यू है आर है, सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू बोल दिया है 4050, इधर प्रॉफिट दोनों का रेशियो क्या है 5:4, तो दोनों मिलाकर कितना होगा 9, तो 9x, अगर x इसका रेशियो 5x 4x और 5x का 9x का वैल्यू क्या निकल गया 4050, x का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर 450, मतलब प्रॉफिट शेयर ऑफ आर का शेयर क्या है 5x, तो 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 इंटू 450, दैट इज 2250, तो आंसर आ जाएगा 2250, क्योंकि 5 इंटू 450 दैट इज 2250। क्लियर है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं क्या बताया गया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला एवरेज एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट का एवरेज एज इन ए कॉलेज वाज कैलकुलेटेड एज 21 ईयर। 60 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है 21 ईयर्स है। Later it was realized that the age of one of the student was taken as 54 as years instead of 24 years. Later realize किया गया है एक स्टूडेंट का एज, जिसका एज था 24 years, उसको उसका एज 54 years लिया गया है। Then find the actual average age of all the students. एक्चुअल एवरेज एज कितना होगा हमको बताना पड़ेगा। तो अभी देखो 21 years एवरेज एज है, 21 ईयर्स एवरेज एज है, तो ट्वेंटी वन ईयर्स क्लियर है, द एवरेज एज है 21 ईयर्स। अब क्या बताया गया, इट वाज रियलाइज दैट द एज ऑफ वन स्टूडेंट वाज टेकन एज 54 इंस्टेड ऑफ 24। एक स्टूडेंट का एज 24 की जगह 54 लिया गया है, तो एवरेज एज जो है तो कितना कम लिया गया है, सॉरी कितना ज्यादा लिया गया है 30, क्योंकि 54 ईयर्स 24 ईयर की जगह 54 ईयर लिया गया है, तो कितना ज्यादा लिया गया है 30 ईयर ज्यादा लिया गया है। एज डिफरेंस क्या है, एज डिफरेंस है 54 ईयर माइनस 24, दैट इज 30 ईयर। ठीक है, और कितना स्टूडेंट का टोटल, कितना स्टूडेंट था 60 स्टूडेंट, तो कितना ज्यादा लिया गया है, कि एवरेज कितना ज्यादा हो गया 20, उसको घटाना पड़ेगा, तो एवरेज कितना निकलेगा 30/60, दैट इज 1/2 by 0.5 ईयर। तो एवरेज एज लेकर लिया गया था 21 ईयर्स, उससे 0.5 ईयर्स हम घटा देंगे, तो न्यू एक्चुअल एवरेज हमको मिल जाएगा।
तो एक्चुअल एवरेज एज इक्वल्स टू 21 minus 0.5, that is 20.5 years। आंसर आ जाएगा 20.5 years। तो पहले फिर हम बताते एवरेज एज था 21 years, बट एक तो स्टूडेंट जो था उसका एज था 24 years, एक्चुअल एज था 24 years, बट उसका एज लिया गया था 54 years। तो कितना ज्यादा लिया गया था 30 years, क्योंकि 54 से अगर 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 years। तो एवरेज एज में कितना डिफरेंस हुआ, 30/60 करेंगे तो 0.5 years का डिफरेंस हुआ, 0.5 years बढ़ गया एवरेज एज टोटल में। तो एवरेज एज टोटल बोल दिया गया था 21 years। 21 years हम 0.5 years अगर घटा देंगे तो हमको एक्चुअल एवरेज मिल जाएगा जो कि 20.5 years। तो आंसर आएगा 20.5 years। आई थिंक सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ₹1800 is given at 20% per annum simple interest, while ₹1800 minus P is given at 30% per annum compound interest। ₹1800 दिया गया है 20% सिंपल इंटरेस्ट में, और 1800 माइनस P जो दिया गया है 30% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट क्या है एट द एंड ऑफ द 2 years इज ₹315। दोनों में डिफरेंस है 315। मतलब पूछा क्या है, फाइंड पी का वैल्यू क्या होगा पूछा गया है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 20 years 20% फॉर 2 years, 20% फॉर 2 years क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 40% होगा, और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 30% फॉर 2 year कितना होगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बाई 100, दैट इज 69%। तो 1800 के ऊपर 20% सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2 years के लिए, तो 1800 इंटू 40 बाई 100, और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 1800 माइनस पी के ऊपर 30% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। तो 1800 माइनस पी, तो 30% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मतलब 69% बाई 100। दोनों में डिफरेंस कितना है 315, ठीक है। आप देखो इसका कैलकुलेशन करते तो क्या आ जाएगा, 18 इंटू 69, 69 से 18 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 इंटू 108 प्लस 16 करने करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 प्लस 10 1018, 18 प्लस 6 18 प्लस 6 होगा 124, 1242 1242 माइनस 69 एक्स पी बाई 100 माइनस इधर आ जाएगा 00418 720 इक्वल्स टू 315, ठीक है। आप देखो इधर वैल्यू क्या आ रहा है 69 पी बाई 100 प्लस 1242 प्लस में है तो 2 और इधर आ जाएगा 522 इक्वल्स टू 350। तो इधर करते कैलकुलेशन को, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 522 को उधर लेते हैं, ये वाला माइनस है, 315 माइनस 522 करने से 7, और इधर 2 0 और इधर 3 207 माइनस इधर कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 69, काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 100 दैट इज 300। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 300। तो फाइन पी का वैल्यू आ जाएगा 300, तो आंसर होगा 300। किसी को ये वाला क्वेश्चन पर डाउट नहीं है। 20% फॉर 2 ईयर दैट इज 40% एंड 30% फॉर 2 ईयर दैट इज 69%। तो इसका डिफरेंस निकलने बोला था 1800 माइनस पी का ऊपर 69% होगा और 1800 के ऊपर 40% होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या था 315, तो इससे पी का वैल्यू निकल गया जो कि है 300। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है।
if the ratio of curved surface area to the volume of cylinder is 4:7, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जो रेशियो है वो बोल दिया गया 4:7. व्हेन द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या बोल दिया गया 14:5. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना बोला है. देखो कैसे निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. अब इसका रेशियो क्या बोला है 2 पाई आर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/7. पाई पाई कट गया, आर नीचे आ जाएगा, आई एच कट गया, तो आर का वैल्यू क्या आ रहा है 2 टू द 4, इधर आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5. ठीक है. तो अगर आर 3.5 इधर, डायमीटर कितना होगा 2r, दैट इज 7. तब क्या बोला गया है डायमीटर और हाइट का रेशियो क्या है 14:5 है. तो इधर से हमको हाइट भी मिल जाएगा, दैट इज 7/14:5. 5 को काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा. अब पूछा क्या गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस एच. जिसको सिलेंडर पता नहीं है उसको देख लो एक बार. एक तो सिलेंडर है, जो ए वाला पोर्शन है, इसका जो ए वाला पोर्शन है ऊपर वाला छोड़कर नीचे वाला छोड़कर वाला, उसको कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया जब होता है तो ए वाला पोर्शन 2 पाई आर एच प्लस ऊपर जो सर्कल है, दो सर्कल है ऊपर नीचे, उसको भी हम पकड़ते तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो 2 पाई आर प्लस एच होता है. ठीक है. जिसको पता नहीं एक बार देख लेना. नेक्स्ट जब मेंसुरेशन का क्लास लेंगे उसका हम डिटेल्स में बताएंगे. अभी जितना बताए उतना समझ लेना. 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7. आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 3.5, दैट इज 35/10. और इधर आर का वैल्यू 35/10 और एच का वैल्यू क्या आ रहा है 25/10 आ रहा है. तो क्या आ जाएगा इधर से 5 7 से 35, 5 2 से 10, 2 कट गया, इधर आ गया 35 प्लस 25 दैट इज 65, 60 इंटू 60/10 दैट इज 0, कट देंगे 6 इंटू 22 दैट इज 132 यूनिट्स. 132 यूनिट्स. दैट इज 132 यूनिट्स. आंसर आ जाएगा 132 यूनिट्स. ऑप्शन नंबर 4. तो कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बोला था जो कि है 4/7. इधर से हमको आर मिल गया जो कि रेडियस दैट इज 3.5. डायमीटर क्या होता है उसका डबल होता है रेडियस का. हमको रेडियस तो मिल गया था 3.5, तो डायमीटर कितना होगा 7. ठीक है. तो 3.x भी लिख सकते हो अगर, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं. फॉर 3.57. तो हाइट कितना हो गया, हाइट मिल गया 2.5. तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर प्लस एच. ये फॉर्मूला यूज करके पाई के आर की जगह हम 3.5 बैठा देंगे और एच की जगह हम 2.5 बैठा देंगे. तो आंसर आ जाएगा 132 यूनिट्स जो कि है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके बाद वाला क्वेश्चन, there are total 36 ball in a basket in which some are green and some are blue. टोटल 36 बॉल है बास्केट पर जिसमें से कुछ है ग्रीन बॉल और कुछ है ब्लू बॉल, कलर बॉल. इफ वन बॉल इज टेकन आउट, अगर एक बॉल को हम निकल लेते हैं एट रैंडम
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, एवं उसको बॉल अगर ब्लू बॉल हो उसका प्रोबेबिलिटी रहता है 1/6। देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन द बास्केट, तो कितने नंबर ऑफ ग्रीन बॉल रहेगा बास्केट पर, वो हमको पूछा गया है। तो टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है 36, बॉल है 36। आप देखो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बॉल उठाने की, एक बॉल टेकन आउट वाला ब्लू कलर हो उसका प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है बी, ब्लू कलर होगा तो ब्लू कलर बोले BC1 डिवाइडेड बाई 36C1, क्योंकि एक बॉल उठाना है और वो बॉल ब्लू कलर भी होगा, दोनों बॉल मिलाकर ब्लू प्लस ग्रीन मिलाकर टोटल बॉल है, तो ब्लू कलर एक बॉल उठाएगा और टोटल में 36 में एक बॉल उठाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो BC1 क्या होता है, बी होता है 36C1, 36 ही आता है, इक्वल्स टू 1/6। 6 से 36 बी का वैल्यू आ गया 6। तो टोटल ग्रीन बॉल की हमको पूछा गया ग्रीन बॉल, ये तो हमको मिल गया ब्लू बॉल, टोटल बॉल था 36, तो 36 से हमको ब्लू बॉल माइनस कर देंगे तो ग्रीन बॉल मिल जाएगा। तो ग्रीन कलर बॉल कितना होगा, 36 - 6 दैट इज 30, तो ग्रीन बॉल होगा 30। ठीक है, जो क्योंकि हमको ब्लू बॉल मिल गया था जो कि है 6, तो उधर टोटल बॉल से हम ब्लू कलर बॉल माइनस कर देंगे तो हमको ग्रीन कलर बॉल मिल जाएगा जो कि है 30। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो कैसे किस प्रोसेस से कर सकते हैं मिसलिनियस प्रॉब्लम को जिससे हमको कम टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आज हम दिखाए। अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसका PDF चाहिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाओ, उसमें उससे ये वाला इसका PDF आपको मिल जाएगा। और जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो जहाँ पर हम मिसलिनियस पजल्स क्वेश्चन सॉल्व कराए SBF PO के लिए, तो वो वाला एक बार देख सकते हो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, गुड बाय।